तो दोस्तों ट्रांसफॉर्मर की एक बेहतरीन मूवी हमें देखने को मिली है। इस वीक एक तरह से रिलीज़ कर दी गई है, जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मर वन। दोस्तों इसकी लेंथ 1 घंटा 51 मिनट है और ये रिलीज़ हो चुकी है आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में। तो आज हम इसी मूवी के बारे में पूरी जानकारी आपको बताएंगे, इसके फैक्ट, डिटेल, अपडेट, प्री प्रोडक्शन, रिलीज, कास्टिंग के बारे में। तो वीडियो को लाइक कर दे। अब इसके बारे में हम जानना चालू करते हैं। ट्रांसफॉर्मर्स वन 2024 की अमेरिकी एनिमेटेड साइंस फिक्शन एक्शन फिल्म है जो हैस्ब्रो की ट्रांसफॉर्मर्स टॉय लाइन पर आधारित है। इसका निर्देशन जोश कूली ने किया था और इसकी पटकथा एरिक पियर्सन ने लिखी थी और लेखन जोड़ी एंड्रयू बैरर और गैब्रियल फेरारी ने किया था, जो बैरर और फेरारी की कहानी पर आधारित थी। कलाकारों की टुकड़ी में क्रिस हेम्सवर्थ, ब्रायन टायर हेनरी, स्कारलेट जोहानसन, कीगन माइकल की, स्टीव बुसेमी, लॉरेंस फिशबर्न और जॉन हैम शामिल है। फिल्म में ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन की उत्पत्ति और शुरुआती रिश्ते को दिखाया गया है और कैसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मर्स के गृह ग्रह साइबरट्रॉन के भाग्य को हमेशा के लिए बदल दिया। द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी। मार्च 2015 में ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन 2014 की रिलीज के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स ने अकीवा गोल्ड्समैन को संभावित भविष्य की ट्रांसफॉर्मर्स फिल्मों के लिए विचार बनाने के लिए एक राइटर्स रूम स्थापित करने का काम सौंपा। मई 2015 तक बैरर और फेरारी ने लेखकों के रूप में हस्ताक्षर किए थे और वे साइबरट्रॉन पर आधारित एक एनिमेटेड प्रीक्वल के विचार के साथ आए थे। अगस्त 2017 में फिल्म की घोषणा की गई थी और अप्रैल 2020 तक कूली को निर्देशन के लिए नियुक्त किया गया था। एनिमेशन सेवाएं इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक द्वारा प्रदान की गई थीं और स्कोर ब्रायन टायलर द्वारा रचित था। ट्रांसफॉर्मर्स वन का प्रीमियर 11 सितंबर 2024 को सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुआ और 20 सितंबर को पैरामाउंट द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका में रिलीज किया गया। फिल्म को आलोचकों से काफी हद तक सकारात्मक समीक्षा मिली, जिन्होंने कहानी, हास्य, एक्शन दृश्यों, एनिमेशन और वॉयस कास्ट के प्रदर्शन की प्रशंसा की। कथानक। साइबरट्रॉन पर एनर्जोन माइनर ओरियन पैक्स एक अभिलेख में घुस जाता है और पहले 13 प्राइम्स के निर्माण के बारे में एक रिकॉर्डिंग देखता है, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे कई साल पहले एलियन क्विंटेसन के साथ युद्ध में मारे गए थे और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप नामक रहस्यमय कलाकृति उनके युद्ध में खो गई थी। ओरियन को सुरक्षाकर्मियों ने पकड़ लिया, हालांकि उसका सबसे अच्छा दोस्त D-16 उसे बचा लेता है। इस बीच साइबरट्रॉन का प्रमुख सेंटिनल प्राइम क्विंटेसन से लड़ने और मैट्रिक्स ऑफ लीडरशिप को खोजने के बारे में बात करता है, जिसके अभाव में साइबरट्रॉन की एनर्जोन नदियां सूख गई है, जिसकी साइबरट्रोनियन को जीवित रहने के लिए आवश्यकता है। खदानों में हुए विस्फोट के बाद जैज फंस जाता है। ओरियन और D-16 उसे बचाने का प्रयास करते हैं। आइकॉन 5000 दौर में ओरियन और D-16 गुप्त रूप से प्रवेश करते हैं, लेकिन हार जाते हैं और एक नाराज सुरक्षा गार्ड, जिसे उन्होंने दौर के दौरान बाहर कर दिया था, के कारण सबलेवल 50 के एक गलाने वाले क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात B-127 से होती है। फिर उनमें से 3 को एक चिप मिलती है, जिस पर प्राइम्स में से एक, अल्फा ट्रियन का एक संदेश होता है, जिसमें ग्रह की सतह पर उसके स्थान का एक नक्शा दिखाया गया होता है। तीनों एक ट्रेन से सतह पर आते हैं, अनजाने में एलिटा को अपने साथ ले आते हैं और अंततः एक गुफा के अंदर ट्रियन और अन्य प्राइम्स की लाशों को खोजते हैं। ट्रियन ने खुलासा किया कि सेंटिनल ने प्राइम्स को धोखा दिया, क्विंटेसंस के साथ गठबंधन किया। इसके बाद त्रिन ओरियन की टीम को गिरे हुए प्राइम्स के कोक दे देता है, जिससे वे रूपांतरित हो जाते हैं, लेकिन सेंटिनल के सैनिकों का एक समूह वहां पहुंच जाता है, अल्फा ट्रिन को पकड़ लेता है और उसे सेंटिनल के पास ले आता है, जो बदले में उसे मार देता है। टीम ट्रियन द्वारा दी गई चिप की मदद से सेंटिनल को बेनकाब करने की योजना बनाती है, जबकि D-16 उसे मारना चाहता है। उन्हें साइबरट्रॉन के हाई गार्ड के पूर्व सदस्यों द्वारा पकड़ लिया जाता है, जिनका नेतृत्व स्टारस्क्रीम करता है, जो मदद करने से इनकार कर देते हैं।
16 स्टारस्क्रीम पर हमला करके हाई गार्ड पर नियंत्रण कर लेता है, लेकिन सेंटिनल की सेना उन्हें गिरफ्तार कर लेती है। लड़ाई के दौरान चिप नष्ट हो जाती है और ओरियन और एलिटा मलबे के नीचे दब जाते हैं, जबकि D-16 और B-127 को पकड़ लिया जाता है। एलिटा द्वारा प्रोत्साहित ओरियन पकड़े न गए हाई गार्ड को इकट्ठा करता है। सेंटिनल द्वारा प्रताड़ित D-16 पर मेगाट्रोनस प्राइम का प्रतीक लगा दिया जाता है और उसे पता चलता है कि सेंटिनल ने मेगाट्रोनस के परिवर्तन के कोग को चुरा लिया है। ओरियन साथी खनिकों की मदद से याकॉन में विद्रोह का नेतृत्व करता है और सेंटिनल के भ्रष्टाचार को उजागर करता है। D-16 सेंटिनल को मारने का प्रयास करता है, लेकिन इस प्रक्रिया में गलती से ओरियन को गोली मार देता है जब वह रास्ते में कूद जाता है। शुरू में जो कुछ भी होता है, उससे भयभीत होने के बावजूद D-16 तय करता है कि ओरियन उसके रास्ते में है और ओरियन को साइबरट्रॉन के केंद्र में जाने देना चाहता है। D-16 सेंटिनल को मारने, उसका कोग लेने और खुद को साइबरट्रॉन का शासक घोषित करने के लिए आगे बढ़ता है। अपना नाम बदलकर मेगाट्रॉन रख लेता है, जबकि हाई गार्ड फिर याकॉन में लूटपाट शुरू कर देता है। ओरियन को प्राइम्स द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है, उसे लीडरशिप का मैट्रिक्स प्राप्त होता है और वह ऑप्टिमस प्राइम बन जाता है। वह एक विशाल युद्ध में मेगाट्रॉन के विनाश को रोकने के लिए वापस आता है, उसे और हाई गार्ड को निर्वासित करता है। ऑप्टिमस को मैट्रिक्स दिए जाने से क्रोधित मेगाट्रॉन बदला लेने की कसम खाता है। इसके बाद मैट्रिक्स ने इकॉन के बॉट्स में परिवर्तन कोग को पुनर्स्थापित किया और एनर्जोन फिर से प्रवाहित हुआ। ऑप्टिमस ने अपने अनुयायियों को ऑटोबॉट्स नाम दिया और क्विंटेसन को दूर रहने का संदेश भेजा। इस बीच मेगाट्रॉन हाई गार्ड का नाम बदलकर डिसेप्टिकॉन रख देता है और साइबरट्रॉन पर नियंत्रण चाहता है। क्रिस हेम्सवर्थ ओरियन पैक्स बटा ऑप्टिमस प्राइम के रूप में एक खनिक और ऑटोबॉट्स का अंतिम नेता जो साइबरट्रोनियन ट्रक में बदल जाता है। ब्रायन टायर हेनरी D-16 बटा मेगाट्रॉन के रूप में एक खनिक, डिसेप्टिकॉन का अंतिम नेता और ओरियन का सबसे अच्छा दोस्त दुश्मन जो एक सिल्वर साइबरट्रोनियन टैंक में बदल जाता है। स्कारलेट जोहानसन एलिटा एक के रूप में एक महिला खनिक और अंतः ऑटोबोट जो साइबरट्रोनियन मोटरसाइकिल में बदल जाती है। कीगन माइकल की B-127 बम्बलबी के रूप में एक खनिक और अंतः ऑटोबोट स्काउट जो एक पीले साइबरट्रोनियन कार में बदल जाता है। स्टीव बुसेमी स्टारस्क्रीम के रूप में साइबरट्रोनियन हाई गार्ड के नेता और अंतः एक डिसेप्टिकॉन जो साइबरट्रोनियन जेट में बदल जाता है। लॉरेंस फिशबर्न अल्फा ट्रियन के रूप में एक प्राचीन ऋषि जो एक रोबोट जानवर में बदल जाता है और प्राचीन प्राइम्स के कोग्स का रक्षक है। जॉन हैम सेंटिनल प्राइम के रूप में साइबरट्रॉन का मुखिया। आइजैक सिंगलटन जूनियर डार्कविंग के रूप में एक साइबरट्रोनियन डॉकवर्कर जो सेंटिनल के अधीनस्थों में से एक है। वेनेसा लिगुओरी एराचनिड के रूप में सेंटिनल प्राइम की स्पाइडर थीम वाली सलाहकार जो साइबरट्रोनियन VTOL जेट में बदल जाती है। जेसन कोनोपिसो सल्वारेज शॉकवेव के रूप में साइबरट्रोनियन हाई गार्ड का एकांक वाला सदस्य और बाएं हाथ के लिए ब्लास्टर के साथ अंतः एक डिसेप्टिकॉन। जॉन बेली साउंडवेव के रूप में साइबरट्रोनियन हाई गार्ड के संचार अधिकारी और अंतः डिसेप्टिकॉन। बेली ने 2018 की फिल्म बम्बलबी से अपनी भूमिका को दोहराया। इवान माइकल ली जैज के रूप में एक खनिक और अंतः ऑटोबोट। फिल्म के अन्य कलाकारों में जेम्स रेमर शामिल है, जिन्होंने पहले ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून 2011 में साइडस्वाइप की आवाज दी थी। वे जीटा प्राइम की भूमिका में है, जो 13 प्राइम्स का सदस्य है। जिनी चुंग आर्की की भूमिका में है, जो एक खनिक और अंतः ऑटोबोट बन जाता है, और क्रोमिया, जो आइकॉन 5000 का रेसर है। फिल्म के निर्देशक जोश कूली स्काईवार्प की भूमिका में है,
जो साइबरट्रोनियन हाई गार्ड का साधक है। डिलियन ब्रायन एक घायल रेसर की भूमिका में है और फ्रेंचाइज के अनुभवी स्टीव ब्लम आइकॉन 5000 के उद्घोषक की भूमिका में है। उत्पादन विकास ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन 2014 की रिलीज के बाद पैरामाउंट पिक्चर्स ने मार्च 2015 में अकीवा गोल्डस्मैन को फिल्म फ्रेंचाइजी के निर्देशक माइकल बे, कार्यकारी निर्माता स्टीवन स्पीलबर्ग और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंटुरा के साथ मिलकर भविष्य की ट्रांसफॉर्मर फिल्मों के लिए विचार बनाने हेतु एक राइटर्स रूम स्थापित करने का काम सौंपा। 10 गोल्डस्मैन के अनुसार लेखन टीम प्रेरणा के लिए हेस्प्रो द्वारा बनाए गए विभिन्न ट्रांसफॉर्मर मीडिया को देखेगी। अगर उन्हें कोई ऐसा मिल जाए जो उन्हें दिलचस्पी देता है तो वे एक उपचार प्रस्तुत कर सकते हैं जिसे फिर पूरी टीम द्वारा विकसित किया जाएगा। 11 मई के अंत में एंड्रयू बैरर और गैब्रियल फेरारी की टीम ने लेखकों के रूप में हस्ताक्षर किए। डेडलाइन हॉलीवुड के अनुसार राइटर्स रूम के विचारों में से एक का वर्किंग टाइटल ट्रांसफॉर्मर्स 1 था। अगस्त 2017 में यह बताया गया कि एक एनिमेटेड ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म आधिकारिक तौर पर काम में थी। 15 बम्बलबी 2018 की रिलीज के बाद डी बोनावेंटुरा ने एनिमेटेड फिल्म पर चर्चा की, यह स्पष्ट करते हुए कि यह काम में थी और पूरी साइबरट्रॉन पौराणिक कथाओं को बताएगी। 16 बम्बलबी के निर्देशक ट्रेविस नाइट ने भी फिल्म में रुचि व्यक्त की। 17、18、निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंतुरा और निर्देशक जोश कूली 2024 में। अप्रैल 2020 में यह बताया गया कि पूर्व पिक्सर एनिमेटर और फिल्म निर्माता जोश कूली को फिल्म का निर्देशन करने के लिए काम पर रखा गया था और वह बैरर और फेरारी द्वारा पटकथा की देखरेख कर रहे थे। हैस्प्रो एंटरटेनमेंट और पैरामाउंट एनिमेशन फिल्म का निर्माण करेंगे। 19 फरवरी 2022 में यह सामने आया कि फिल्म कंप्यूटर एनिमेटेड होगी। 20 दिसंबर 2022 में शीर्षक को ट्रांसफॉर्मर्स ए न्यू जनरेशन बताया गया था। हालांकि बाद में अप्रैल 2023 में डी बोनावेंटुरा ने कहा कि शीर्षक को अंतिम रूप दिया जाना बाकी है। 21-22 उस महीने के अंत में सिनेमाकॉन में शीर्षक की आधिकारिक तौर पर ट्रांसफॉर्मर्स 1 के रूप में पुष्टि की गई। 7 डी बोनावेंटुरा ने कहा कि कथानक ट्रांसफॉर्मर्स की उत्पत्ति के आसपास केंद्रित होगा। 23 बजट कथित तौर पर $75 मिलियन था। 2-3 हालांकि एक स्रोत ने उत्पादन की लागत $147 मिलियन बताई थी। 4、लिखना एरिक पियर्सन, बैरर और फेरारी को पटकथा का श्रेय मिला, साथ ही बाद के 2 को कहानी दर कहानी भी दी गई। 24-25 जब कूली पहली बार इस परियोजना में शामिल हुए तो हेस्प्रो ने उन्हें एक बाइबिल दी जिसमें पूरी फ्रेंचाइजी की कहानी शामिल थी। 26 डी बोनावेंटुरा के अनुसार फिल्म की घटनाएं लाइव एक्शन फिल्मों से 3 अरब साल पहले की है। 27 कूली फिल्म के लिए एक महाकाव्य गुणवत्ता और भव्य पैमाने को पकड़ना चाहते थे और उन्होंने द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी 1986 और ड्यून 1965 को संदर्भ के बिंदुओं के रूप में इस्तेमाल किया। 28 चूंकि ट्रांसफॉर्मर्स 1 में कोई मानव चरित्र नहीं है जैसा कि फ्रेंचाइजी की पिछली फिल्मों में है, कूली और टीम का लक्ष्य ट्रांसफॉर्मर्स में ही अधिक कॉमेडी और मानवता को इंजेक्ट करना था। 28 फिल्म में दिखाया गया है कि ट्रांसफॉर्मर्स ने कैसे रूपांतरित होने की क्षमता हासिल की। यह विचार कूली को आकर्षक लगा। उन्हें लगा कि पात्रों को अपनी नई शक्तियों को सीखते और अपनाते देखना मजेदार था। 28、ऑप्टिमस प्राइम और मेगाट्रॉन के बीच का रिश्ता और उनके बीच झगड़े की त्रासदी फिल्म का भावनात्मक केंद्र है। कूली के लिए यह दिखाना महत्वपूर्ण था कि मेगाट्रॉन सिर्फ एक खलनायक नहीं था। वह चाहते थे कि जिन लोगों को ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, वे फिल्म में आए और तुरंत यह न समझ पाए कि कौन अच्छा या बुरा होने वाला है। 26 आर्क को गढ़ते समय उन्होंने पॉप संस्कृति में कई प्रसिद्ध भाइयों से दुश्मन बने लोगों की कहानियों से प्रेरणा ली।
29 फिल्म के लिए एक मूल विचार यह था कि मेगाट्रॉन को एक ग्लैडिएटर के रूप में दर्शाया जाए और उसे और ऑप्टिमस प्राइम को अलग-अलग पृष्ठभूमि से दिखाया जाए। रनटाइम बाधाओं के कारण उस विचार को खत्म कर दिया गया और इसके बजाय दोनों को खनिक के रूप में काम करने वाले बंकमेट के रूप में दिखाया गया। 30. कास्टिंग और आवाज रिकॉर्डिंग क्रिस हेम्सवर्थ और ब्रायन टायर हेनरी 2024 में। फिल्म के वॉइस कास्ट की घोषणा अप्रैल 2023 में सिनेमाकॉन में की गई, जिसमें क्रिस हेम्सवर्थ और ब्रायन टायर हेनरी क्रमशः ऑप्टिमस प्राइम और मेगेट्रॉन के युवा संस्करण के रूप में शामिल है। साथ ही स्कारलेट जोहानसन, कीगन माइकल की, जॉन हैम और लॉरेंस फिशबर्न भी मुख्य भूमिका में है। 7 अप्रैल 2024 में स्टीव बुसेमी, जिन्होंने पहले ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट 2017 में डे ट्रेडर की आवाज दी थी, को स्टारस्क्रीम के रूप में लिया गया। 31, 32, 8 कूली को द ट्रांसफॉर्मर्स द मूवी की तरह प्रभावशाली वॉइस कास्ट चाहिए थी। 29. जोशुआ कूली, जन्म 23 मई 1979, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता और स्टोरी बोर्ड कलाकार है। उन्हें एनिमेटेड फिल्म टॉय स्टोरी 4, 2019 और ट्रांसफॉर्मर्स 1, 2024 के निर्देशन के लिए जाना जाता है, जिसमें से पहली फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अकादमी पुरस्कार जीता था। उन्होंने फिल्म इनसाइड आउट 2015 की पटकथा का सहलेखन भी किया, जिसे सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया था। आजीविका कूली को पिक्सर में जो रेनफ्ट द्वारा भर्ती किया गया था, जहां उन्होंने एक प्रशिक्षु के रूप में अपना करियर शुरू किया। 2-3 ज्यादातर फिल्मों में स्टोरीबोर्ड कलाकार के रूप में काम किया, जिसमें द इनक्रेडिबल्स 2004, कार्स फ्रेंचाइजी की पहली 2 फिल्में 2006 से 2011, रेटाटुई 2007 और अप 2009 शामिल है। 2009 में कूली ने पिक्सर और वॉल्ट डिज्नी पिक्चर्स के लिए एक लघु फिल्म जॉर्ज एंड एजे लिखी और निर्देशित की। 4. 2015 में कूली ने फिल्म इनसाइड आउट पर एक पटकथा लेखक और स्टोरी बोर्ड पर्यवेक्षक के रूप में काम किया, जिसे आलोचकों की प्रशंसा के साथ रिलीज किया गया था। कूली को फिल्म पर अपने काम के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल पटकथा के लिए अकादमी पुरस्कार नामांकन मिला, जिसमें पीट डॉक्टर, फिल्म के निर्देशक, रोनी डेल कार्मेन, सहनिर्देशक और मेग लेफॉफ शामिल थे। 5 उसी वर्ष उन्होंने रिलीज फर्स्ट डेट नामक एक और लघु फिल्म लिखी और निर्देशित की। 6. 5. इनसाइड आउट की सफलता के बाद जॉन लेसेटर और पटकथा लेखक एंड्रयू स्टैंटन ने टॉय स्टोरी 4 का सहनिर्देशन करने के लिए कूली को चुना। लेसेटर ने 2016 में अपने निर्देशकीय कर्तव्यों को अलग रखा, साथ जिससे कूली एकमात्र निर्देशक बन गए। टॉय स्टोरी 4 कूली की निर्देशन में पहली फिल्म थी। रिलीज होने पर फिल्म को आलोचकों की प्रशंसा मिली और कूली ने सर्वश्रेष्ठ एनिमेटेड फीचर के लिए अपना पहला अकादमी पुरस्कार जीता। 8 कूली ने मार्च 2020 में पिक्सर छोड़ दिया। 9. 2024 में कूली ने पैरामाउंट पिक्चर्स के लिए ट्रांसफॉर्मर्स 1 नामक एक एनिमेटेड ट्रांसफॉर्मर्स फिल्म का निर्देशन किया। 10 यह फिल्म, जो माइकल बे द्वारा निर्देशित फ्रेंचाइजी और स्टैंडअलोन बम्बलबी से अलग और अलग है, ऑप्टिमस प्राइम और मेगेट्रॉन के रिश्ते पर केंद्रित है। 19 मई 2020 को बताया गया कि कूली सोनी पिक्चर्स के लिए थॉमस टेलर द्वारा बच्चों की किताब मालामेंडर का लाइव एक्शन रूपांतरण लिखेंगे और निर्देशित करेंगे। 9 जो उनकी पहली लाइव एक्शन फिल्म होगी। इसके अलावा 10 जुलाई 2020 को यह घोषणा की गई कि कूली यूनिवर्सल पिक्चर्स के लिए यूनिवर्सल मॉन्स्टर्स के पात्रों वाली फिल्म लिटिल मॉन्स्टर्स के लेखक और निर्देशक होंगे। 23 जून 2021 को कूली को डिज्नी पार्क्स के आकर्षण टॉवर ऑफ टेरर पर आधारित एक फिल्म लिखने के लिए तैयार किया गया था, जिसमें स्कारलेट जोहानसन मुख्य भूमिका में थीं और इस परियोजना का निर्माण कर रही थीं। इससे पहले ट्रांसफॉर्मर्स 1 पर एक साथ काम करने के बाद। 12. फिल्मोग्राफी
फिल्में। वर्ष, शीर्षक, निदेशक, लेखक, कहानी, पर्यवेक्षक, कहानी, कलाकार, अन्य आवाज, भूमिका, नोट्स। 2004 अविश्वसनीय, नहीं नहीं नहीं, अमान्य नहीं, 4। 2006 कारे, नहीं नहीं नहीं, अतिरिक्त नहीं। 2007 रेटाटुई, नहीं नहीं नहीं, हाँ नहीं। 2009 ऊपर, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, ओमेगा। 2011 कारें, 2 नहीं नहीं, अतिरिक्त नहीं नहीं। 2015 भीतर से बाहर नहीं, पटकथा, हाँ नहीं, हाँ जंगल। 2019 टॉय स्टोरी 4, हाँ, मूल कहानी, नहीं नहीं, हाँ, अतिरिक्त पटकथा सामग्री। पिक्सर वरिष्ठ रचनात्मक टीम। 2020 वी बेयर बियर्स द मूवी, नहीं 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 नहीं, हाँ, हाथी की पेंटिंग, अतिरिक्त आवाजें। आत्मा, नहीं 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 नहीं, हाँ, अतिरिक्त संवाद, योगदान। पिक्सर वरिष्ठ रचनात्मक टीम। 2024 ट्रांसफॉर्मर्स 1, हाँ नहीं 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 नहीं, 10। टीबीए मालामांडर, हा हा, नहीं नहीं नहीं, 9। छोटे राक्षस, हा हा, नहीं नहीं नहीं, 11। आतंक की मीनार, नहीं, हाँ, नहीं नहीं नहीं। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रॉटन टोमाटोज पर 113 आलोचकों की 88% समीक्षाएं सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.310 है। वेबसाइट की आम सहमति कहती है, अच्छे हास्य के साथ नाटकीय रूप से संतोषजनक, ट्रांसफॉर्मर्स 1 सुझाव देता है कि एनिमेशन इस बार-बार रूपांतरित फ्रेंचाइज के लिए इष्टतम माध्यम हो सकता है। 62 मेटाक्रिटिक, जो भारित औसत का उपयोग करता है, ने 25 आलोचकों के आधार पर फिल्म को 100 में से 62 का स्कोर दिया, जो आमतौर पर अनुकूल समीक्षाओं को दर्शाता है। 63 सिनेमास्कोर द्वारा सर्वेक्षण किए गए दर्शकों ने फिल्म को A+ से F पैमाने पर A का औसत ग्रेड दिया, जबकि पोस्टट्रैक द्वारा सर्वेक्षण किए गए लोगों ने इसे औसतन 5 में से 5 सितारे दिए, जिसमें 75% ने कहा कि वे निश्चित रूप से इसकी अनुशंसा करेंगे। 61 वैरायटी के टॉड गिलक्रिस्ट ने फिल्म के निर्देशन, एनिमेशन और पटकथा की प्रशंसा की। उन्हें लगा कि फिल्म में जटिलता का एक स्तर है और उन्होंने इसे आज तक ट्रांसफॉर्मर्स का सबसे परिष्कृत ऑन स्क्रीन पोर्ट्रेट बताया। 64 सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल के जी. एलन जॉनसन ने फिल्म की तुलना लाइव एक्शन किस्तों से की, इसकी पटकथा, दृश्यों और गूंजने वाले विषयों की सराहना की और इसे आंतरिक बच्चे के लिए बेबाकी से बनाया गया बताया। 65 आईजीएन के टॉम जॉर्गेनसन ने फिल्म को 10 में से 5 रेटिंग दी। वॉयस कास्ट और ब्रायन टायरी हेनरी के प्रदर्शन के साथ साथ ओरियन पैक्स और D16 की कहानी की प्रशंसा की। कुल मिलाकर उन्हें लगा कि फिल्म निराशाजनक थी और उन्होंने सती होने और अस्पष्ट एक्शन दृश्यों को दिखाने के लिए इसकी आलोचना की। 66 भविष्य। अप्रैल 2023 में लोरेंजो डी बोनावेंटुरा ने कहा कि ट्रांसफॉर्मर्स 1 के लिए फिल्मों की त्रयी बनने की चर्चा है। 23 जून तक उन्होंने पुष्टि की कि कहानी को 3 फिल्मों में आगे बढ़ाने के लिए तैयार किया गया है, जिसमें लाइव एक्शन फिल्म श्रृंखला में उनके चित्रण में पात्रों की प्रगति का विवरण दिया गया है। निर्माता ने समझाया कि क्रिस हेम्सवर्थ का ऑप्टिमस प्राइम का चित्रण पिछली किश्तों में दर्शाए गए नेता के रूप में विकसित होगा, जिसमें कहा गया है कि हेम्सवर्थ की आवाज से पीटर कुलेन की आवाज में बदलाव कहानी के भीतर समझ में आएगा। 67 सितंबर 2024 में डी बोनावेंटुरा ने पुष्टि की कि अगर फिल्म सफल होती है तो वे ट्रांसफॉर्मर्स 1 का सीक्वल बनाएंगे। फिल्म निर्माता पहले से ही अपने पूर्ववर्ती की तरह चरित्र चालित सीक्वल के लिए विचार तैयार कर रहे हैं। और नोट्स। पैरामाउंट एनिमेशन को फिल्म के निर्माण का श्रेय मिलने और आधिकारिक कॉपीराइट धारक होने के बावजूद फिल्म और मार्केटिंग में पैरामाउंट पिक्चर्स का लोगो इस्तेमाल किया गया है। ऐसा संभवतः इसलिए हुआ होगा क्योंकि पैरामाउंट एनिमेशन का ऑन स्क्रीन लोगो फिल्म के लहजे के साथ उचित नहीं लग रहा था। डॉन मर्फी, जन्म अप्रैल 1970, एक अमेरिकी फिल्म निर्माता है जिन्होंने नेचुरल बॉर्न किलर्स, रियल स्टील, स्प्लिस और कई अन्य फिल्मों का निर्माण किया है, जिनमें ट्रांसफॉर्मर्स और ट्रांसफॉर्मर्स
रिवेंज ऑफ द फॉलन और फेसेस ऑफ डेथ फ्रेंचाइज की आगामी पुनर्कल्पना शामिल है। वैयक्तिक पृष्ठभूमि। अप्रैल 1970 में जन्मे मर्फी न्यूयॉर्क के हिक्सविले में पलेब्रे और न्यूयॉर्क के माइनोला में चेमिनेड हाई स्कूल में पढ़े। उन्होंने जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय में पढ़ाई की और मैकडोनो स्कूल ऑफ बिजनेस से बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में बैचलर ऑफ साइंस BSPA की डिग्री प्राप्त की। 1-2 अकादमिक रूप से उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के बाद उन्हें जॉर्जटाउन लॉ में स्वीकार कर लिया गया। 3、मर्फी 3 साल तक जॉर्जटाउन स्कूल के समाचार पत्र द होया के लिए फिल्म समीक्षक थे और अपने पिता की विज्ञापन एजेंसी में गर्मियों की नौकरियों में उन्होंने ब्लो आउट 1981, अंडर द रेनबो 1981 और रैग टाइम 1981 जैसी फिल्मों के विज्ञापन अभियानों पर काम किया। 1-3-1986 में मर्फी को एहसास हुआ कि उनका आह्वान कानून के बजाय फिल्मों में है। उन्होंने कैलिफोर्निया में स्कूल ऑफ सिनेमा टेलीविजन, जिसे अब USC स्कूल ऑफ सिनेमैटिक आर्ट्स कहा जाता है, में दाखिला लिया, जहां उनके सहपाठियों में अंतःनिर्देशक ब्रायन सिंगर, जॉन टर्टेलटाब, गैरी फ्लेडर और स्टीफन सोमरस शामिल थे और उन्होंने ललित कला में स्नातकोत्तर की उपाधि प्राप्त की। 2-3 उनका विवाह सुसान मोंटफोर्ड से हुआ है, जो एक फिल्म निर्देशक, फिल्म निर्माता और पटकथा लेखक है, जिनके साथ वे अक्सर सहयोग करते हैं। 1、3、आजीविका। स्नातक फिल्म कार्यक्रम पूरा करने के बाद मर्फी ने जेन हैम्शर के साथ मिलकर क्वेंटिन टारनटिनो द्वारा लिखी गई एक स्क्रिप्ट पर आधारित नेचुरल बॉर्न किलर्स का निर्माण किया, जो उस समय अज्ञात थे। निर्देशक ओलिवर स्टोन ने फिल्म का निर्देशन करने के लिए प्रतिबद्धता जताई और उन्होंने मर्फी और हैम्शर को ऑनसेट निर्माता के रूप में नियुक्त किया, जिसे फिल्म निर्माण में क्रैश कोर्स के बराबर के रूप में वर्णित किया गया था। मर्फी ने कहा, अगर ओलिवर नहीं होते तो हम आज यहां नहीं होते। 1994 में रिलीज होने पर फिल्म ने ध्यान आकर्षित किया और हैम्शर ने सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब किलर इंस्टिंक्ट में फिल्म में निर्माताओं की भागीदारी का दस्तावेजीकरण किया। 1998 में मर्फी ने प्रोडक्शन कंपनी एंग्री फिल्म्स बनाई। 5 उन्हें द यूजुअल सस्पेक्ट्स का अधूरा कट देखने का अवसर मिला, जिसे USC के एक सहपाठी सिंगर ने निर्देशित किया था। उन्होंने स्टीफन किंग के उपन्यास पर आधारित और 1998 में रिलीज हुई एप्ट प्यूपिल पर साथ काम करने का फैसला किया। 3 इसके बाद मर्फी ने 2001 की फिल्म बुली में निर्माता के रूप में काम किया। इसके निर्देशक लैरी क्लार्क मूल पटकथा से प्रभावित नहीं थे, लेकिन मर्फी द्वारा उन्हें किताब पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करने के बाद उन्होंने फिल्म के लिए प्रतिबद्धता जताई। 6 मर्फी को एलन मूर के ग्राफिक उपन्यासों, जैसे फ्रॉम हेल और द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन को फिल्म के लिए रूपांतरित करने में भी दिलचस्पी हुई। मर्फी और निर्माता टॉम डी सेंटो ने हैस्ब्रो से ट्रांसफॉर्मर्स टॉय लाइन के अधिकार लिए और इसे हॉलीवुड स्टूडियो को दिया। मर्फी के अनुसार स्टूडियो ने शुरुआत में इसे ठुकरा दिया था, लेकिन फिर युवा कर्मचारियों, उस पीढ़ी से जिन्होंने बचपन में ट्रांसफॉर्मर्स के साथ खेला था, को शामिल करते हुए आगे की आंतरिक बैठकों के बाद रुचि व्यक्त करना शुरू कर दिया। 3 पैरामाउंट पिक्चर्स और निर्माता लोरेंजो डी बोनावेंटुरा ने संपत्ति का पीछा किया और ड्रीमवर्क्स शामिल हो गया। 9 ड्रीमवर्क्स के कार्यकारी माइकल डी लुका ने स्टीवन स्पीलबर्ग को यह विचार प्रस्तावित किया, जिन्होंने इस परियोजना को लिया और माइकल बे को फिल्म का निर्देशन करने के लिए राजी किया। ट्रांसफॉर्मर्स 2007 में रिलीज हुई और बॉक्स ऑफिस पर बड़ी सफलता हासिल की। 3-10 मर्फी 2009 की अगली कड़ी ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन के मूल निर्माताओं में से एक थे। फिल्मोग्राफी। निर्माता Natural Born Killers 1994, डबल ड्रैगन 1994, एप्ट पुपिल 1998, परमानेंट मिडनाइट 1998, Bully 2001, नर्क से 2001, द लीग ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी जेंटलमैन 2003, ट्रांसफॉर्मर्स 2007,
शूट एम अप 2007, While she was out 2008 Transformers Revenge of the Fallen 2009 रियल स्टील 2011, Transformers Dark of the Moon 2011 वैम्पायर अकादमी 2014, Transformers Age of Extinction 2014 डेसेंटो फिल्म इतिहास की कई सबसे बड़ी फ्रेंचाइजी एक समेन ट्रांसफॉर्मर्स के पीछे एक संस्थापक लेखक निर्माता है। डेसेंटो की फिल्मों ने दुनिया भर में $5 बिलियन से अधिक की कमाई की है, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर प्रति फिल्म औसत $746 मिलियन से अधिक है। इसके अलावा होम वीडियो, मर्चेंडाइजिंग और वीडियो गेम में भी अरबों डॉलर की कमाई हुई है। एक समेन की सफलता के बाद डेसेंटो ने यूनिवर्सल टेलीविजन के लिए बैटलस्टार गैलाक्टिका के रीबूट पर काम करना शुरू किया। शो अंततः 2003 में वापस आया, लेकिन रोनाल्ड डी मूर के निर्देशन में। इसके बाद डेसेंटो X2 एक्समैन यूनाइटेड की क्रिएटिव टीम का हिस्सा बन गए, जिसमें फीनिक्स की कहानी को आगे बढ़ाना भी शामिल था, जिसे डेसेंटो ने पहली फिल्म में स्थापित किया था। उसी वर्ष वे ट्रांसफॉर्मर्स की ओर बढ़ गए, जो एक और निष्क्रिय संपत्ति थी। डेसेंटो ने अपने दोस्त और साथी निर्माता डॉन मर्फी के सामने यह विचार रखा। हैस्ब्रो ने उन्हें मुफ्त में अधिकार दे दिए। प्रमुख स्टूडियो द्वारा अस्वीकार किए जाने के बाद डेसेंटो ने ड्रीमवर्क्स पिक्चर्स में दूसरी बार काम किया। स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा उनके ट्रीटमेंट को पढ़ने के बाद उन्होंने फैसला किया कि उनका स्टूडियो ही फिल्म बनाएगा। डेसेंटो ने ड्रीमवर्क्स और पैरामाउंट के साथ मिलकर प्रोजेक्ट बनाया, अपनी कहानी बेची और निर्माण के लिए जुड़ गए। पहली फिल्म ने दुनिया भर में $700 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। ट्रांसफॉर्मर्स ड्रीमवर्क्स और पैरामाउंट की पहली लाइव एक्शन फ्रेंचाइजी थी, जो अपने इतिहास में सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली सीरीज थी। डेसेंटो 2009 में रिवेंज ऑफ द फॉलन के निर्माता के रूप में लौटे और यह फिल्म अकेले बॉक्स ऑफिस पर $800 मिलियन से ज्यादा की कमाई के साथ साल की सबसे ज्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म बन गई। डेसेंटो ने डार्क ऑफ द मून और एज ऑफ एक्सटिंक्शन का भी निर्माण किया। दोनों ने दुनिया भर में $1.1 बिलियन से ज्यादा की कमाई की। डेसेंटो द्वारा निर्मित द लास्ट नाइट ने भी बॉक्स ऑफिस पर $600 मिलियन से ज्यादा की कमाई की। ट्रांसफॉर्मर्स गाथा के रिलीज होने के बाद डेसेंटो ने बम्बलबी का निर्माण किया, जो फ्रेंचाइज के एक पात्र की मूल कहानी थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर कुल $470 मिलियन की कमाई की। डेसेंटो ने कई सामाजिक मुद्दों पर वृत्तचित्रों का निर्माण किया है, जिसमें लॉस्ट इन अमेरिका शामिल है, जो युवा बेघरों से संबंधित है, और किडनैप्ड फॉर क्राइस्ट, जो बच्चों के लिए अपमानजनक इंजील शिविरों पर प्रकाश डालता है। ये शिक्षा। डेसेंटो का पालन पोषण न्यू जर्सी के वुडब्रिज टाउनशिप के इसेलिन क्षेत्र में हुआ। 2 एक पुलिस अधिकारी के बेटे के रूप में। 3 उन्होंने 1986 में एडिसन, न्यू जर्सी में बिशप जॉर्ज आर हाई स्कूल और 1990 में रटगर्स विश्वविद्यालय से स्नातक किया। काम योग्य शिष्य। फिल्म उद्योग में अपने पहले वर्षों के दौरान टॉम की मुलाकात ब्रायन सिंगर से हुई और उन्होंने उनसे दोस्ती की, जिन्होंने टॉम को अपनी कंपनी बैड हैट हैरी में प्रोडक्शन का पद दिलाया, जहां उन्होंने अपनी फिल्म एप्ट प्यूपिल पर काम किया, जिसके बाद उन्होंने बैटलस्टार गैलाक्टिका को पुनर्जीवित करने के लिए साझेदारी की। एक समेन और X2। बाद में सिंगर ने डेसेंटो और कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर फिल्म एक समेन लिखी और फिर निर्देशक के रूप में हस्ताक्षर किए, जिसमें डेसेंटो की मूल कहानी का अधिकांश हिस्सा इस्तेमाल किया गया। डेसेंटो को स्क्रीन स्टोरी, कार्यकारी निर्माता और एलिस द्वीप पर पुलिस अधिकारी की एक छोटी सी भूमिका के लिए श्रेय दिया जाता है, जिसे टॉड द्वारा कुचल दिया जाता है। टॉम ने X2 एक समेन यूनाइटेड में कार्यकारी निर्माता के रूप में भी काम किया। ट्रांसफॉर्मर। टॉम ने ड्रीमवर्क्स और पैरामाउंट के लिए ट्रांसफॉर्मर्स मूवी के लिए ट्रीटमेंट लिखा और उसका निर्माण किया, जिसे 2007 की गर्मियों में रिलीज किया गया था।
उन्हें इस प्रोजेक्ट के मूल निर्माता होने का श्रेय दिया जाता है। इस लाइव एक्शन संस्करण में स्टीवन स्पीलबर्ग एक कार्यकारी निर्माता के रूप में शामिल है। वह 2009 की अगली कड़ी ट्रांसफॉर्मर्स रिवेंज ऑफ द फॉलन, इसके 2011 के सीक्वल ट्रांसफॉर्मर्स डार्क ऑफ द मून, 2014 की फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन, 2017 की फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट, 2018 की फिल्म बम्बलबी, 2023 की फिल्म ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स के भी निर्माता है। अन्य कार्य एक्स-मेन फिल्म फ्रेंचाइज छोड़ने के बाद डेसेंटो ने हार्डकवर और ट्रेड पेपरबैक दोनों में संग्रहित कॉमिक्स के लिए कई परिचय लिखे हैं, जिनमें मार्क मिलर द्वारा सुपरमैन, रेड सन और पॉल जेनकिंस द्वारा वुल्वरिन ओरिजिन शामिल है। डेसेंटो ने 2005 में सोनी पिक्चर्स होम एंटरटेनमेंट द्वारा रिलीज की गई डॉक्यूमेंट्री फिल्म रिंगर्स लॉर्ड ऑफ द फेंस पर एक निर्माता के रूप में भी काम किया। डेसेंटो बैटलस्टार गैलाक्टिका के पुनरुद्धार में भी शामिल थे, जो 9/11 के हमलों के बाद विफल हो गया और शेड्यूलिंग में देरी के कारण सिंगर को X2 पर ध्यान केंद्रित करना पड़ा। स्टूडियो यूएसए श्रृंखला को आगे बढ़ाना चाहता था, इसलिए डेसेंटो और सिंगर की जगह डेविड ईक और रोनाल्ड डी मूर को लाया गया, जिन्होंने फिर पुनःकल्पित बैटलस्टार गैलाक्टिका का निर्माण किया। 2007 में वैराइटी ने बताया कि डेसेंटो ने सुपरहीरो पर अपना ध्यान वापस लाते हुए एनसीसॉफ्ट और क्रिप्टिक स्टूडियो के वीडियो गेम सिटी ऑफ हीरोज के अधिकार हासिल कर लिए हैं। 5 योजना यह थी कि बड़े पैमाने पर मल्टीप्लेयर ऑनलाइन रोल प्लेइंग गेम को लाइव एक्शन फीचर में रूपांतरित किया जाए और फिर इसे किसी न किसी रूप में टेलीविजन पर प्रसारित किया जाए, लेकिन आगे कोई विवरण नहीं सुना गया है। 2007 के अंत में उन्होंने टीन टाइटंस द जूडस कॉन्ट्रैक्ट पर एक लेखक और निर्माता के रूप में उत्पादन कार्य शुरू किया, जो लोकप्रिय कॉमिक बुक पर आधारित एक एनिमेटेड कार्टून था, जिसे फरवरी 2008 में वार्नर ब्रदर्स द्वारा अनिश्चितकाल के लिए रोक दिया गया था। 2016 में WB ने खुलासा किया कि फिल्म द किलिंग जोक के एनिमेटेड रूपांतरण के प्रीमियर पर आगे बढ़ेगी और 2016 में फिल्म रिलीज हुई, लेकिन उनके बिना शामिल हुए। 7-8 जुलाई 2016 में गैरी गाइगैक्स की संपत्ति ने उन्हें लाइब्रेरी के संरक्षक की उपाधि से सम्मानित किया और उन्हें गाइगैक्स के काम का प्रभारी बनाया, जो संपत्ति के नियंत्रण में था और टीवी, फिल्म और अन्य माध्यमों पर जगह पा रहा था। फिल्मोग्राफी निर्माता एप्ट प्यूपिल 1998, सहनिर्माता Ringers, Lord of the Fence, 2005. ट्रांसफॉर्मर्स 2007, Transformers, Revenge of the Fallen, 2009. Transformers, Dark of the Moon, 2011. Transformers, Age of Extinction, 2014. ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट 2017, भौनरा 2018, ट्रांसफॉर्मर्स राइज ऑफ द बीस्ट्स 2023, ट्रांसफॉर्मर्स 1 2024, कार्यकारी निर्माता एक्स-मेन 2000, कहानी लेखक भी X2 2003, क्राइसिस न्यूयॉर्क अंडर वाटर 2009, निर्देशक भी मसीह के लिए अपहरण 2014। उन्होंने बेन एफ्लेक के साथ अपराध ड्रामा द टाउन में एक FBI एजेंट की भूमिका निभाई। 61 लगभग 40 स्क्रिप्ट प्राप्त करने के बाद, जो सभी 60 के दशक में सेट थीं, या मुझे विज्ञापन के लोगों की भूमिका निभानी थी। एम को खुशी हुई कि द टाउन ने उन्हें एक ऐसी भूमिका की पेशकश की जो डॉन ड्रेपर के विपरीत थी। 62 इसे आमतौर पर अनुकूल समीक्षा मिली। 63 और इसने दुनिया भर में $144 मिलियन कमाए। 64 उनकी अगली अभिनय भूमिका एलन गिन्सबर्ग की 1956 की कविता पर आधारित स्वतंत्र फिल्म हाउल में बचाव पक्ष के वकील जेक एरलिच की थी। 65 12 दिसंबर 2010 को
उन्होंने फॉक्स की एनिमेटेड श्रृंखला द सिम्पसंस में FBI पर्यवेक्षक के रूप में अतिथि भूमिका निभाई। 66-67 उन्होंने कॉमेडी ब्राइडसमेड्स में क्रिस्टन विग के अशिष्ट और अभिमानी सेक्स दोस्त के रूप में सहायक भूमिका भी निभाई थी। 68 उन्हें अगली बार स्वतंत्र फीचर फ्रेंड्स विद किड्स 2011 में देखा गया, जिसे उन्होंने अपने तत्कालीन साथी जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ मिलकर बनाया था। 69 कहानी दोस्तों के एक समूह के बारे में है, जिनका जीवन तब बदल जाता है जब समूह के जोड़े बच्चे पैदा करना शुरू कर देते हैं। एम और वेस्टफील्ड ने एडम स्कॉट, क्रिस्टन विग, माया रूडोल्फ और मेगन फॉक्स के साथ अभिनय किया। उन्होंने 2012 में सिटकॉम द इनक्रीजिंगली पुअर डिसीजंस ऑफ टॉड मार्गरेट में एक आवर्ती भूमिका निभाई थी, समाजोपथिक अरबती डेव माउंटफोर्ड, ब्लेक हैरिसन के नौकर के रूप में। 70 उन्होंने 17 जुलाई 2013 को 21वें ESPYS अवार्ड्स की मेजबानी की। 71 उन्होंने डिज्नी की स्पोर्ट्स ड्रामा $1 मिलियन आर्म 2014 में स्पोर्ट्स एजेंट जेबी बर्नस्टीन की भूमिका निभाई। 72 वह दिसंबर 2012 से दिसंबर 2013 तक ए यंग डॉक्टर्स नोटबुक में डैनियल रेडक्लिफ के साथ रेडक्लिफ के चरित्र के पुराने संस्करण को निभाते हुए दिखाई दिए। 73 दिसंबर 2014 में उन्होंने ब्रिटिश साइंस फिक्शन एंथोलॉजी श्रृंखला ब्लैक मिरर के एक विशेष क्रिसमस एपिसोड में अतिथि भूमिका निभाई। 74 2015 में उनकी कई भूमिकाएं थीं, जिनमें कॉमेडी शो अनब्रेकेबल किम्मी श्मिट और वेट हॉट अमेरिकन समर फर्स्ट डे ऑफ कैंप शामिल है। उन्हें एनिमेटेड कॉमेडी मिनियंस में हर्ब ओवरकिल की आवाज के रूप में दिखाया गया था। 75 76 77 मिश्रित समीक्षाओं के बावजूद फिल्म एक बड़ी सफलता थी, जिसने दुनिया भर में $1 बिलियन से अधिक की कमाई की। 78 2016 वर्तमान कैरियर विस्तार 2018 में एल रॉयल में बैड टाइम्स को प्रमोट करते हुए डकोटा जॉनसन और जेफ ब्रिजेस के साथ है। एम ने ग्रेग मोटोला की कॉमेडी कीपिंग अप विद द जोन्सिस में जैक गैलिफानियाकिस और गैल गैडोट के साथ अभिनय किया। फिल्म को 2015 के वसंत के दौरान फिल्माया गया था। 79 और अक्टूबर 2016 में रिलीज किया गया था, 7 महीने देरी के बाद। 80 81 2017 में वह साइंस फिक्शन फिल्म मार्जोरी प्राइम में दिखाई दिए। 82 जिसका प्रीमियर 2017 सनडांस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था और बाद में एडगर राइट की कॉमेडी क्राइम फिल्म बेबी ड्राइवर। 83 और ड्रामा आर्टवर्क में दिखाई दिए। 84 जिसका प्रीमियर क्रमशः 2017 साउथ बाय साउथवेस्ट फेस्टिवल और 2017 ट्रिबेका फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। 85 हैम BBC और अमेजन के 2019 के टेरी प्रेचेट और नील गैमन के गुड ओमेस के टेलीविजन रूपांतरण में आर्कहेल गैब्रियल के रूप में दिखाई दिए। 86 2020 से 2021 तक उन्होंने HBO कॉमेडी सीरीज कर्ब योर एंथुजियाज्म में लैरी डेविड के साथ एक आवर्ती भूमिका में खुद की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने ब्लेस द हट्स, इनविंसिबल और मार्वल के मोडोक में भूमिकाएं निभाईं। 2022 में हैम टॉप गन मेवरिक में दिखाई दिए, जो 1986 की टॉप गन की अगली कड़ी है। उसी वर्ष हैम ने अपने दूसरे सहयोग के लिए ग्रेग मोटोला के साथ और मैड मेन के उनके सहकलाकार जॉन स्लेटरी के साथ कन्फेस फ्लेच में फिर से काम किया। यह फ्लेच श्रृंखला की पहली किस्त है जिसमें चेवी चेस शीर्षक भूमिका में नहीं है। एम ने फिल्म में फ्लेच की भूमिका निभाई और अपने प्रदर्शन और कॉमेडी टाइमिंग के लिए सकारात्मक समीक्षा प्राप्त की। 87 88 यह 16 सितंबर 2022 को नाटकीय रूप से रिलीज हुई और 28 अक्टूबर 2022 को शोटाइम पर प्रीमियर हुई। 2023 में हैम ने एफएक्स ब्लैक कॉमेडी क्राइम ड्रामा एंथोलॉजी सीरीज फार्गो के 5वें सीजन में रॉय के रूप में मुख्य भूमिका शेरिफ रॉय टिलमैन की भूमिका निभाई, जिसमें उन्हें श्रृंखला निर्माता शोरूनर नोआ हॉले के साथ फिर से जोड़ा गया, जिनके साथ उन्होंने पहले लीजन 2018 और लूसी इन द स्काई 2019 में काम किया था।
एम 2023 में रिलीज हुई अमेजन की टेरी प्रेचेट और नील गैमन की गुड ओमेस के टेलीविजन रूपांतरण की दूसरी सीरीज में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने आर्कहेल गैब्रियल के रूप में अपनी भूमिका को दोहराया। नवासी 2024 में हैम ने टीना फे के साथ मिलकर मीन गर्ल्स के मूवी संगीत रूपांतरण में कोच कैर की भूमिका निभाई। सार्वजनिक छवि। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक सेक्स सिंबल माने जाने वाले हैम को 2007 में सैलून के सबसे सेक्सी जीवित पुरुषों में से एक नामित किया गया था। 90 और 2008 में पीपुल्स के सबसे सेक्सी जीवित पुरुषों में से एक। 91 एंटरटेनमेंट वीकली ने उन्हें 2008 और 2010 दोनों में अपने एंटरटेनर्स ऑफ द ईयर में से एक नामित किया। 92 93 हैम ने सितंबर 2010 में जीक्यू का इंटरनेशनल मैन पुरस्कार भी जीता। 94 अभिनय श्रेय और प्रशंसा। मुख्य लेख। जॉन हैम फिल्मोग्राफी और जॉन हैम द्वारा प्राप्त पुरस्कारों और नामांकनों की सूची। हैम ने एक एमी, 2 गोल्डन ग्लोब और 2 स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड जीते हैं। विज्ञापन और विज्ञापन। 2010 में मर्सिडीज बेंज ने अपने विज्ञापनों के नए वॉइस ओवर के रूप में हैम, अभिनेता रिचर्ड थॉमस की जगह को काम पर रखा, जिसकी शुरुआत S400 हाइब्रिड अभियान के लिए एक विज्ञापन से हुई। 95 2013 में अमेरिकन एयरलाइंस ने चेंज इज इन द एयर शीर्षक से एक टेलीविजन विज्ञापन शुरू किया, जिसमें हैम की आवाज थी। हैम अमेरिकन एयरलाइंस के लगातार उड़ान भरने वाले यात्री है और उनके मैड मेन के किरदार डॉन ड्रेपर ने अक्सर अमेरिकन एयरलाइंस जैसे खाते जीतने की ख्वाहिश की बात की थी। 96 हैम H&R ब्लॉक आयकर सेवाओं के लिए चल रहे विज्ञापन अभियान में कई विज्ञापनों में भी दिखाई दिए हैं। 97 वह स्किप डिशेस के लिए कनारा में चल रहे विज्ञापनों में भी दिखाई देते हैं। 99 इसके अलावा 2022 में हैम को प्रोग्रेसिव इंश्योरेंस के लिए टीवी विज्ञापनों की एक श्रृंखला में प्रवक्ता फ्लो के साथ एक अलग-अलग रिश्ते में दिखाया गया था। हैम, जो एक सामान्य करियर का पीछा नहीं करना चाहते थे, 1995 में स्थायी रूप से लॉस एंजिल्स चले गए। 28 21 वह 4 अन्य महत्वाकांक्षी अभिनेताओं के साथ एक घर में चले गए और ऑडिशन में भाग लेने के दौरान वेटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। 20 उन्होंने थिएटर में अभिनय किया, जिसमें सेक्रेड फूल्स थिएटर कंपनी के साथ शेक्सपियर के टिमन ऑफ एथेंस के प्रोडक्शन में फ्लेवियस की भूमिका भी शामिल थी। 29 अपनी उम्र से अधिक दिखने के कारण विलियम मॉरिस एजेंसी द्वारा प्रतिनिधित्व के बावजूद उन्हें एक अभिनेता के रूप में काम मिलना मुश्किल हो गया। 21 30 28 31 1998 में 3 साल तक कोई भी अभिनय कार्य पाने में असफल रहने के बाद विलियम मॉरिस ने उन्हें एक ग्राहक के रूप में छोड़ दिया। 11 उन्होंने वेटर के रूप में काम करना जारी रखा। 30 उन्होंने तय किया कि उनका 30वां जन्मदिन हॉलीवुड में सफल होने की उनकी समय सीमा होगी। 19 और उन्होंने कहा है, या तो आप इसे सह ले और दूसरा एजेंट ढूंढ ले, या फिर घर जाकर कहें कि आपने इसे आजमाया, लेकिन यह यहीं खत्म हो जाता है। मैं यहां आकर उन अभिनेताओं में से एक नहीं बनना चाहता था जो 45 साल के हैं, अपनी वास्तविकता को अच्छी तरह नहीं समझ पाते हैं और वास्तव में ज्यादा काम नहीं करते हैं। इसलिए मैंने खुद को 5 साल दिए। मैंने कहा, अगर मैं 30 साल की उम्र तक इसे शुरू नहीं कर पाया, तो मैं गलत जगह पर हूं। और जैसे ही मैंने यह कहा, ऐसा लगा जैसे मैंने तुरंत काम करना शुरू कर दिया। 2000 में हैम को एनबीसी की ड्रामा सीरीज प्रोविडेंस में रोमांटिक फायर फाइटर बर्ट रिडले की भूमिका मिली। 32 33 उनका एक एपिसोड का अनुबंध बढ़कर 19 12 18 हो गया और उन्हें टेबल पर वेटिंग छोड़ने की अनुमति मिल गई। 21 31 उन्होंने क्लिंट ईस्टवुड की एडवेंचर फिल्म स्पेस काउबॉयज 2000 में एक लाइन के साथ अपनी फीचर फिल्म की शुरुआत की। 32 34 स्वतंत्र कॉमेडी किसिंग जेसिका स्टीन 2001 और युद्ध फिल्म वी वेयर सोल्जर्स
2002 में अधिक महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाईं। 32, 35, जिसके फिल्मांकन के दौरान वह 30 वर्ष के हो गए। 19, 2002 से 2004 तक लाइफटाइम की टेलीविजन श्रृंखला द डिवीजन में पुलिस इंस्पेक्टर नैट बेसो की उनकी आवर्ती भूमिका से उनके करियर को बल मिला। 32, 33, टेलीविजन सीरीज व्हाट अबाउट ब्रायन, CSI, मियामी, रिलेटेड, नंबर्स, द यूनिट और द सारा सिल्वरमैन प्रोग्राम में अन्य छोटी भूमिकाएं निभाईं। 32, 33 हैम के मैड मेन के सहकलाकार एरिक लेडिन ने एक साक्षात्कार में कहा कि वह हैम की प्रशंसा करते हैं। 2007 से 2015 मैड मेन के साथ सफलता। एम को 2007 में अपनी सफल भूमिका मिली जब उन्हें AMC की ड्रामा सीरीज मैड मेन के नायक डॉन ड्रेपर की भूमिका निभाने के लिए 80 से अधिक उम्मीदवारों 30 में से चुना गया था। एक काल्पनिक 1960 के दशक की मेडिसन एवेन्यू विज्ञापन एजेंसी में सेट की गई श्रृंखला में उन्होंने एक अस्पष्ट अतीत के साथ एक सुडौल, विवाहित, व्यभिचारी कार्यकारी की भूमिका निभाई। 37, उन्होंने याद किया, मैंने मैड मेन की स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे यह बहुत पसंद आई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वे मुझे कास्ट करेंगे। मेरा मतलब है, मैंने सोचा था कि वे उन 5 लोगों में से एक को लेंगे जो मेरे जैसे दिखते हैं लेकिन फिल्म स्टार है। 38, उनका मानना है कि यदि किसी अन्य नेटवर्क ने शो का निर्माण किया होता तो सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड वाले अभिनेता को संभवतः चुना जाता। 28, 20, एलन टेलर और मैड मेन के निर्माता मैथ्यू वेनर ने शुरू में सोचा था कि वह इस भूमिका के लिए बहुत सुंदर थे, लेकिन अंततः फैसला किया, इस भाग में एक तरह से सही पुरुष को कास्ट करना एकदम सही था। वेनर ने यह भी महसूस किया कि हैम को अपने माता-पिता की शुरुआती हानि का सामना करना पड़ा था, ड्रेपर की बैकस्टोरी के समान। 11, 39, हैम का कहना है कि उन्होंने ड्रेपर को चित्रित करने के लिए अपने पिता की यादों का इस्तेमाल किया, जो एक अच्छी तरह से तैयार, व्यवसाय और समाज का प्रभावशाली व्यक्ति था। 18, जो महान आंतरिक उथल-पुथल को छुपाता था। 11, और अपने नियंत्रण से परे दुनिया में बदलावों का अनुभव करता था। एम बेन एफ्लेक के साथ द टाउन 2010 का फिल्मांकन कर रहे हैं। मैड मेन 19 जुलाई 2007 को लगभग 1.4 मिलियन दर्शकों के साथ शुरू हुआ। 40, इसने एक वफादार दर्शक वर्ग विकसित किया, जिसमें हैम को मजबूत समीक्षाएं मिलीं। USA टुडे के रॉबर्ट बियांको ने हैम के ड्रेपर के चित्रण को एक स्टार मेकिंग प्रदर्शन के रूप में वर्णित किया। 41, और बोस्टन ग्लोब के मैथ्यू गिलबर्ट ने हैम को शानदार लीड कहा। 42, 2008 में हैम ने टेलीविजन सीरीज ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता। 43, और उन्हें पुरुष अभिनेता द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड और ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी अवार्ड 4 के लिए नामांकित किया गया। 44, 46, 2010 में उन्हें अपना तीसरा गोल्डन ग्लोब पुरस्कार नामांकन मिला। 47, मैड मेन ने 17 मई 2015 को अपने 7 सीजन का समापन किया। 48, हैम ने सीरीज में अभिनय और निर्माण के लिए 12 नामांकन प्राप्त करने के बाद 20 सितंबर 2015 को ड्रामा सीरीज में उत्कृष्ट लीड एक्टर के लिए अपना पहला प्राइम टाइम एमी अवार्ड प्राप्त किया। 4, 2019 में हैम गुड ओमेस का प्रचार करते हुए एम की अगली फिल्म भूमिका 2008 की साइंस फिक्शन फिल्म द डे द अर्थ स्टूड स्टिल में थी, जो इसी नाम की क्लासिक 1951 की फिल्म की रीमेक थी। 49, इसे मिश्रित समीक्षाएं मिली। 50, लेकिन यह आर्थिक रूप से सफल रही, जिसने दुनिया भर में $230 मिलियन की कमाई की। 51, हैम ने 25 अक्टूबर 2008 को सैटरडे नाइट लाइव सीजन 34 एपिसोड 6 की मेजबानी की। 52, और 2 स्केच में डॉन ड्रेपर सहित विभिन्न भूमिकाएं निभाईं। 53, वह 30 जनवरी और 30 अक्टूबर 2010 को फिर से मेजबान के रूप में लौटे। 54, 55, 2009 में
उन्होंने एनबीसी टेलीविजन के सिटकॉम 30 रॉक के 3 एपिसोड में ड्रू बेयर्ड के रूप में अतिथि भूमिका निभाई, जो एक डॉक्टर है जो लिज लेमन, टीना फे का पड़ोसी और प्रेम पात्र है, और कॉमेडी सीरीज में उत्कृष्ट अतिथि अभिनेता के लिए प्राइम टाइम एमी पुरस्कार के लिए 3 नामांकन अर्जित किए। 56 हैम की पहली प्रमुख फिल्म भूमिका 2009 में स्वतंत्र रहे से थ्रिलर स्टोलन के साथ आई, जिसमें उन्होंने एक पुलिस अधिकारी की भूमिका निभाई जिसका बेटा 8 साल से लापता है। 58-5-9-2010 एम ने 24 साल की उम्र में धूम्रपान छोड़ दिया, लेकिन डॉन ड्रेपर के रूप में उनकी भूमिका के लिए उन्हें धूम्रपान करना आवश्यक था। 101-102 वास्तविक सिगरेट के बजाय उन्होंने हर्बल सिगरेट पी जिसमें तंबाकू या निकोटीन नहीं था। 102-103मार्च 2015 में हैम के प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि उन्होंने हाल ही में शराब की लत के लिए इनपेशेंट उपचार पूरा किया था। 23-104 हैम ने मैड मेन के सीजन 1 के फिल्मांकन के दौरान विटिलिगो विकसित होने की भी सूचना दी। 105रिश्ते एम 1997 से 2015 तक अभिनेत्री और पटकथा लेखक जेनिफर वेस्टफील्ड के साथ लंबे समय तक रिश्ते में थे। 15-106 वेस्टफील्ड के साथ हैम गैप से संबंधित अभियान विज्ञापनों में दिखाई दिए। 107 अप्रैल 2009 में हैम और वेस्टफील्ड ने अपनी खुद की प्रोडक्शन कंपनी पॉइंट्स वेस्ट पिक्चर्स बनाई। 108-109फरवरी 2023 में 2 साल की डेटिंग के बाद हैम ने अभिनेत्री अन्ना ओसियोला से सगाई कर ली। दोनों की शादी जून 2023 में कैलिफोर्निया के बिग सुर में एंडरसन कैनियन द्वारा हुई। 110, 111, 112 ओसियोला कैलिफोर्निया के तटीय रिट्रीट में फ्लावर चाइल्ड रिसेप्शनिस्ट के रूप में संक्षिप्त रूप से दिखाई दी, जहां हैम का किरदार मैड मेन की 2015 की सीरीज के समापन में रहा। 113 एंडरसन कैनियन ने एपिसोड में एसेन इंस्टीट्यूट सेटिंग के लिए खड़े हुए। 114खेल में भागीदारी एम सेंट लुइस ब्लूज नेशनल हॉकी लीग (NHL) टीम का एक समर्पित प्रशंसक है और टीम के लिए 2 टेलीविजन विज्ञापनों में दिखाई दिया है। 115 वह सेंट लुइस कार्डिनल्स मेजर लीग बेसबॉल (MLB) टीम का भी प्रशंसक है। 116 और कार्डिनल्स द्वारा जीते गए 2011 विश्व श्रृंखला के लिए आधिकारिक हाइलाइट फिल्म का वर्णन किया है। 117 वह 2015 तक अमेजन NFL वृत्तचित्र श्रृंखला ऑल या नथिंग का भी वर्णन करता है। 2012 में उन्होंने नेशनल लीग के सदस्य के रूप में MLB लीजेंड और सेलिब्रिटी ऑल स्टार सॉफ्टबॉल गेम में खेला। उन्होंने कार्डिनल्स का प्रतिनिधित्व किया और खेल के दौरान होम रन मारा। राजनीतिक दृष्टिकोण 2012 के संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में हैम ने मौजूदा राष्ट्रपति बराक ओबामा का समर्थन किया। 119 2014 में हैम, केरी वाशिंगटन और केविन लव कॉलेज परिसरों में यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए एक PSA में दिखाई दिए। 120अक्टूबर 2016 में हैम ने हिलेरी क्लिंटन के लिए ब्रॉडवे फंडराइजर में भाग लिया। 121 मई 2023 में हैम ने अपने गृह राज्य के 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट चुनाव में डेमोक्रेटिक उम्मीदवार लुकास कुंस के लिए एक विज्ञापन सुनाया, जिसमें जोश हॉले की हिम्मत की कमी पर निशाना साधा गया, विशेष रूप से 6 जनवरी की भीड़ से भागने और छिपने के लिए। 122-123जनवरी 2024 में हैम ने कैलिफोर्निया में 2024 के संयुक्त राज्य अमेरिका के सीनेट चुनावों के लिए एडम शिफ का समर्थन किया और उनके अभियान की ओर से एक राजनीतिक धन उगाहने वाला ईमेल भेजा। 124ट्रांसफॉर्मर्स 1 हेम्सवर्थ की पहली एनिमेटेड फीचर फिल्म है। स्क्रीनप्ले से प्रभावित होने के बाद अभिनेता इस प्रोजेक्ट में शामिल हो गए। 33 हेम्सवर्थ ने ऑप्टिमस प्राइम के लिए अपनी नियमित बोलने वाली आवाज का उपयोग न करने का प्रयास किया। 33 फिल्म में हेम्सवर्थ की कई लाइनें फिल्म निर्माताओं द्वारा लिखी गई बातों से
रिफ ऑफ थी, जिससे उनका करिश्मा और कॉमेडी सामने आई। एक प्रशंसक के दृष्टिकोण से डी बोनावेंतुरा ने लंबे समय से ऑप्टिमस प्राइम अभिनेता पीटर कुलेन के प्रदर्शन का सम्मान करना महत्वपूर्ण समझा, जबकि दर्शकों को प्राइम की युवावस्था का एहसास कराने के लिए उन्हें वापस नहीं लाया, जिसके कारण हेम्सवर्थ की कास्टिंग हुई, जिन्होंने अपनी कहानी की बहुत मजबूत समझ से डी बोनावेंतुरा को आश्चर्यचकित कर दिया। 34 निर्माण के दौरान कुलेन ने मुखर तौर तरीकों को समझने में सलाहकार के रूप में काम किया। 35 कूली की इच्छा अन्य ट्रांसफॉर्मर मीडिया में देखी गई बम्बलबी के चैटियर संस्करण को वापस लाने की थी, जिसने की कास्टिंग को प्रभावित किया, जिसके साथ उन्होंने पिक्सर की टॉय स्टोरी 4, 2019 का निर्देशन करते समय पहले काम किया था। 28 कूली ने अनुरोध किया कि बम्बलबी के लिए अपनी नियमित बोलने वाली आवाज के करीब रहें। 36 हेम्सवर्थ ने एलिटा की आवाज के लिए जोहानसन से संपर्क किया, जिन्होंने खुद प्रोजेक्ट में शामिल होने पर उसे टेक्स्ट किया। दोनों ने पहले कई मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) फिल्मों में साथ काम किया था। 37. एनिमेशन और डिजाइन इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक (ILM), जिन्होंने पहले 6 लाइव एक्शन ट्रांसफॉर्मर्स किश्तों के लिए दृश्य प्रभाव प्रदान किए थे, फिल्म के लिए एनिमेशन प्रदान करने के लिए वापस आ गए। 38 रॉब कोलमैन ने एनिमेशन पर्यवेक्षक के रूप में काम किया और फ्रेजियर चर्चिल ने VFX पर्यवेक्षक के रूप में काम किया। 39 कूली ने स्टूडियो को फिल्म के लिए एक दृश्य शैली बनाने का निर्देश दिया जो यथार्थवादी होने के साथ साथ विश्वसनीय भी लगे। 26 ट्रांसफॉर्मर्स के डिजाइन 1980 के दशक की मूल एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला से काफी प्रभावित थे। कूली ने कहा, वे वास्तव में स्पष्ट है और उनके पास शानदार सिलहूट है। इसे हिट करना महत्वपूर्ण था। 26 ट्रांसफॉर्मर्स को अधिक मानवीय महसूस कराने और दर्शकों को बेहतर ढंग से कनेक्ट करने के लिए ILM की टीम को उनके चेहरों और चरित्र एनिमेशन के साथ उन्हें अधिक भावुक बनाने का निर्देश दिया गया था। 40 यह सुनिश्चित करने के लिए लागू किए गए उपायों में यह सुनिश्चित करना शामिल था कि उनके चेहरे हर समय ढके न रहें और उनकी आंखों को अधिक अभिव्यंजक बनाया जाए। 28 कूली को लगा कि ट्रांसफॉर्मर्स ब्रांड के लिए पैमाने की एक भव्य भावना आवश्यक थी। चूंकि फिल्म में पैमाने के संदर्भ के रूप में उपयोग करने के लिए कोई इंसान नहीं है, इसलिए टीम ने इसके बजाय साइबरट्रॉन के ग्रह को देखा और इसे जीवन से बड़ा महसूस कराने का लक्ष्य रखा। 41. संगीत मुख्य लेख ट्रांसफॉर्मर्स 1 साउंड ट्रैक। मई 2024 में यह घोषणा की गई कि ब्रायन टायलर, जिन्होंने पहले एनिमेटेड टेलीविजन श्रृंखला ट्रांसफॉर्मर्स प्राइम 2010 से 2013 के लिए स्कोर प्रदान किया था, ट्रांसफॉर्मर्स 1 के लिए स्कोर तैयार करेंगे। 42 साउंड ट्रैक एल्बम में स्कोर शामिल है और इसे सोनी क्लासिकल रिकॉर्ड्स और मिलान रिकॉर्ड्स द्वारा 20 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 43 फिल्म का एक मूल गीत इफ आई फॉल, जिसे टायलर ने लिखा था और क्वावो और टाई डॉला साइन द्वारा गाया गया था, 6 सितंबर 2024 को एकल के रूप में रिलीज किया गया था। 44 डीजे और निर्माता एक्सिशन का दूसरा मूल गीत टुगेदर एज 1, 12 सितंबर 2024 को रिलीज किया गया था। 45 मुक्त करना ट्रांसफॉर्मर्स 1 को 10 जून 2024 को NAC इंटरनेशनल एनिमेशन फिल्म फेस्टिवल में एक कार्यप्रगति के रूप में दिखाया गया। दर्शकों और सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाएं कथित तौर पर सकारात्मक थीं। 47 फिल्म का प्रीमियर सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में 11 सितंबर 2024 को हुआ और इसे संयुक्त राज्य अमेरिका में 20 सितंबर 2024 को नाटकीय रूप से रिलीज किया गया। 49 इसे विभिन्न प्रारूपों में प्रदर्शित किया जाएगा, जिसमें रियलडी 3D, IMAX, डॉल्बी सिनेमा और 4DX शामिल है। 51 इसे मूल रूप से 19 जुलाई 2024 को रिलीज किया जाना था। 52
लेकिन बीटलजुइस के साथ प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए इसे शुरू में 13 सितंबर तक के लिए टाल दिया गया। 53 विपणन। ट्रांसफॉर्मर्स 1 का पहला ट्रेलर 18 अप्रैल 2024 को सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ ऑनलाइन जारी किया गया था। 55 इसमें हेम्सवर्थ और हेनरी का एक कस्टम परिचय था और इसमें रोलिंग स्टोन्स का गाना स्टार्ट मी अप शामिल था। 56 इसने एक अंतरिक्ष यान के माध्यम से अपनी शुरुआत की जिसे पृथ्वी से 1,25,000 फीट ऊपर लॉन्च किया गया था। 55 इंडीवायर के ब्रायन वेल्क को लगा कि यह फिल्म युवा दर्शकों और लंबे समय से ट्रांसफॉर्मर के प्रशंसकों दोनों को पसंद आती है। 57 फर्स्टशोइंग.नेट के एलेक्स बिलिंगटन ने ट्रेलर को मनोरंजक पाया और महसूस किया कि फिल्म में वादा है, हालांकि उन्होंने कहा कि यह पिछली ट्रांसफॉर्मर फिल्मों की तुलना में युवा दर्शकों के लिए अधिक तैयार है। 58 दूसरा ट्रेलर 25 जुलाई 2024 को सैन डिएगो कॉमिक-कॉन में शुरू हुआ। 41 स्क्रीन रेंट के निक बायथ्रो ने कहा कि ट्रेलर ने फिल्म की कहानी के दुखद पहलू का स्वाद दिया, साथ ही स्टारस्क्रीम के किरदार पर भी करीब से नजर डाली। 59 पॉलीगॉन के माइकल मैकवर्टर ने ट्रेलर के स्टैंडआउट पहलुओं के रूप में कॉमेडी, प्रदर्शन और वॉयस कास्ट की केमिस्ट्री पर प्रकाश डाला। 60 स्वागत। बॉक्स ऑफिस। संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में ट्रांसफॉर्मर्स 1 को द सबस्टेंस और नेवर लेट गो के साथ रिलीज किया गया था और इसके शुरुआती सप्ताहांत में 3,978 सिनेमाघरों से 30-40 मिलियन की कमाई करने का अनुमान है। 2-3 फिल्म ने बुधवार और गुरुवार रात के पूर्वावलोकन से $3.36 मिलियन कमाए। 61 आलोचनात्मक प्रतिक्रिया। जोनाथन डैनियल हैम, जन्म 10 मार्च 1971, एक अमेरिकी अभिनेता है जिन्हें पीरियड ड्रामा सीरीज मैड मेन 2007 से 2015 में डॉन ड्रेपर की भूमिका के लिए जाना जाता है। 1-2 जिसके लिए उन्होंने कई पुरस्कार जीते, जिसमें एक प्राइम टाइम एमी अवार्ड और 2 गोल्डन ग्लोब अवार्ड शामिल है। 2-3-4 एम को स्टोलन 2010, मिलियन डॉलर आर्म 2014, कीपिंग अप विद द जोन्सेस 2016, बेरूत 2018 और कन्फेस फ्लेच 2022 में उनकी प्रमुख फिल्म भूमिकाओं के लिए भी जाना जाता है। साथ ही द टाउन 2010, सकर पंच 2011, ब्राइड्समेड्स 2011, बेबी ड्राइवर 2017, टैग 2018, बैड टाइम्स एट द एल रॉयल 2018, द रिपोर्ट 2019, रिचर्ड ज्वेल 2019, नो सरेन मूव 2021 और टॉप गन मेवरिक 2022 में उनकी सहायक भूमिकाएं भी है। 5 उन्होंने एनिमेटेड फिल्मों श्रेक फॉरएवर आफ्टर 2010 और मिनियंस 2015 में भी भूमिकाएं निभाईं। वह स्काई आर्ट्स सीरीज ए यंग डॉक्टर्स नोटबुक, चैनल 4 डायस्टोपियन एंथोलॉजी सीरीज ब्लैक मिरर, अमेजन प्राइम फैंटेसी सीरीज गुड ओमेस, एफएक्स सुपरहीरो सीरीज लीजन 2018 और एफएक्स क्राइम एंथोलॉजी सीरीज फार्गो में नजर आ चुके हैं। 6-7 उन्हें 30 रॉक, अनब्रेकेबल किम्मी श्मिट और द मॉर्निंग शो में उनकी भूमिकाओं के लिए एमी नामांकित किया गया था। उन्होंने पार्क्स एंड रिक्रिएशन और कर्ब योर एंथुजियाज्म में भी अभिनय किया है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। मेरे पिता 2 बार विधवा हुए। जब मेरी मां की मृत्यु हुई तो उनका तलाक हो गया, लेकिन फिर भी इसमें एक गहरी त्रासदी है। मुझे कभी भी एक वयस्क के रूप में बैठकर उनसे इस बारे में बात करने का अवसर नहीं मिला। यह एक वास्तविक क्षति है। मुझे मेरे दोस्तों के परिवारों ने लगभग गोद ले लिया था और आज भी मुझे इन महिलाओं से ईमेल या कार्ड मिलते हैं जो बेहतर शब्द के अभाव में मेरी मां थीं। हम इस बारे में बात करते हैं कि एक परिवार होने का क्या मतलब है। ज्यादातर यह दिखने के बारे में है और इतना जागरूक होना कि जांच करके पूछ सकूं, आप कैसे हैं।
मैं अपने जीवन में इन लोगों के होने के लिए अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली रहा हूं। जॉन हैम, एले को दिया गया साक्षात्कार 14 मार्च 2012। एम का जन्म 10 मार्च 1971 को सेंट लुइस, मिसौरी में हुआ था। 8-9 वे डेबोरा नी गार्नर हैम के बेटे थे, जो एक सचिव थी, और डैनियल हैम, जो एक पारिवारिक ट्रकिंग कंपनी का प्रबंधन करते थे। 10-11-12 वे जर्मन, फ्रेंच, अंग्रेजी और आयरिश वंश के हैं। उनका उपनाम जर्मन प्रवासियों से आया था। 13 उनका पालन पोषण कैथोलिक हुआ। 14 जब वे 2 साल के थे, तब उनके माता पिता का तलाक हो गया और वे अपनी मां के साथ क्रेव कोयर के सेंट लुइस उपनगर में रहते थे। 12 जब तक कि हैम की मृत्यु कोलन कैंसर से नहीं हो गई, तब तक वे 10 साल के थे। 15 इसके बाद वे अपने पिता और दादी के साथ पास के नॉर्मैंडी में रहते थे। 16 जब तक कि उनके पिता की मृत्यु उनकी मां के 10 साल बाद नहीं हो गई। उनकी पहली अभिनय भूमिका पहली कक्षा में विनीत पूह के रूप में थी। 18-16 साल की उम्र में उन्हें गॉडस्पेल नाटक में जूडस के रूप में लिया गया। 19 और उन्होंने इस अनुभव का आनंद लिया, हालांकि उन्होंने अभिनय को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने लाडू के एक निजी स्कूल जॉन बरोज स्कूल में पढ़ाई की, जहां वे फुटबॉल, बेसबॉल और तैराकी टीमों के सदस्य थे। 20 इस दौरान उन्होंने सारा क्लार्क को डेट किया, जो एक अभिनेत्री बन गई। 21 1989 में स्नातक होने के बाद हैम ने टेक्सास विश्वविद्यालय में दाखिला लिया। 22 उस विश्वविद्यालय में सिग्मा नू बिरादरी के सदस्य के रूप में हैम को नवंबर 1990 में बिरादरी के उत्पीड़न के हिस्से के रूप में एक साथी छात्र पर हिंसक हमला करने और उसे गंभीर रूप से घायल करने के आरोप में 7 अन्य छात्रों के साथ गिरफ्तार किया गया था। 23 हैम ने एक आस्थगित निर्णय याचिका सौदे के हिस्से के रूप में अपराध स्वीकार किया और परिवीक्षा पूरी होने के बाद आरोप खारिज कर दिए गए। 23-24 बाद में उन्होंने मिसौरी विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर लिया। 22 उन्होंने ए मिडसमर नाइट्स ड्रीम के निर्माण के लिए खिलाड़ियों की तलाश कर रही एक थिएटर कंपनी के विज्ञापन का जवाब दिया और उन्हें उत्पादन में शामिल कर लिया गया। 20 इसके बाद अन्य भूमिकाएं भी मिली, जैसे कि असैसिन्स में लियोन कोजोलगोज। 25 अभिनय कैरियर 1993 में अंग्रेजी में कला स्नातक की डिग्री के साथ स्नातक होने के बाद 24 हैम 8वीं कक्षा के अभिनय को पढ़ाने के लिए अपने हाई स्कूल में लौट आए। 12, 20, 26 उनके छात्रों में से एक एली केम्पर थी, जो एक अभिनेत्री बन गई। सालों बाद हैम केम्पर की नेटफ्लिक्स सीरीज अनब्रेकेबल किम्मी श्मिट में दिखाई दिए। 27 1995 से 2006 प्रारंभिक भूमिकाएं। दोस्तों इसकी IMDb रेटिंग 7.8 है, जो कि बहुत ही बेहतरीन रही है। साथ ही साथ इसे 11 सितंबर 2024 को एक तरह से बनाया गया था सेंट लुइस में, और साथ ही साथ इसी के साथ इसे 20 सितंबर 2024 को यूनाइटेड स्टेट में इसे एक तरह से रिलीज़ कर दिया गया है। साथ ही साथ इसे एक तरह से रिलीज़ किया गया है पैरामाउंट पिक्चर्स द्वारा, और इंडिया में भी इसे रिलीज़ कर दिया गया है। मूवी के बजट के बारे में बात की जाए तो मूवी का बजट लगभग मैं आपको बताऊँ तो $75 मिलियन का है, जो कि बहुत कम है। बाकी इसका फर्स्ट डे जो कलेक्शन आया है वो तकरीबन $80 मिलियन, सॉरी दोस्तों $80,000 का कलेक्शन निकल कर आया है, जो कि कम है, बहुत कम है। लेकिन धीरे धीरे जैसे अब इसे रिलीज़ किया जाएगा बड़े स्केल पर, तो बजट एक तरह से इसका जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो बढ़ने के चांस हो सकते हैं। बाकी दोस्तों आप इसे नज़दीकी सिनेमाघरों में देख सकते हो, स्पेशली किड्स के लिए ये मूवी रहने वाली है, तो आप जाकर सिनेमाघरों में इसे देख सकते हो। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।